हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब तक हम लोगों ने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। पार्ट 1 में चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू डिस्कस किया गया, साथ में इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस किया गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी डिस्कस किए हम लोग। और पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्कस किया गया। पार्ट 3 में मेजर क्रॉप्स डिस्कस किया गया। और आज इसके पार्ट 4 में हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और इसके अंदर 2 केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। अ फार्म इन इंडिया, अ फार्म इन द यूएसए। जैसा कि आपको पता है यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो हम लोग इस केस स्टडी में ये देखने का कोशिश करेंगे, समझेंगे कि यूएसए के फार्मर्स किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर करते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री के फार्मर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर करते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन को हम लोग करेंगे और साथ में समझने का कोशिश करेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमी के फार्मर्स क्या करते हैं और डेवलपिंग इकोनॉमी के फार्मर्स क्या करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की बात करें, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बढ़े हुए पॉपुलेशन के डिमांड्स को मीट करने के लिए उसको एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। इट कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज, जैसे सच एज, ये बोला गया कि इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, हम क्रॉपिंग एरिया को बढ़ा लें। दूसरा, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, हम जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे उसकी संख्या बढ़ा लें। सपोज दैट कि पहले हम लोग फूड ग्रेन्स ग्रो कर रहे थे, तो अब नॉन फूड ग्रेन्स भी ग्रो करेंगे। उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स, उसके अलावा कैश क्रॉप्स, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर लीव्स हो, फ्लावर्स हो। तो इस तरीके से हम क्रॉप्स की वैरायटी ग्रो करें। या फिर इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, हम इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा लें। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब कि सिंचाई सुविधा बढ़ जाएगी तो किसान एक साल में 3 तरह के वैरायटी को ग्रो कर सकेंगे, खरीफ, रबी एंड जायद। या फिर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, या फिर हम लोग HYV सीड यूज करें। HYV सीड्स की वजह से क्या होता है कि सपोज दैट कि 1 हेक्टेयर का वीट का नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मल वीट से 1200 kg होता है, लेकिन यदि हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 3200 kg पर हेक्टेयर हो जाता है वीट का प्रोडक्शन। तो इसका मतलब 2.5 टाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए ये भी समझाया गया कि हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में यदि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो HYV सीड्स को यूज करना चाहिए। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हमें कृषि को, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइनर, इन सभी चीज़ों को यूज करेंगे। इवन वीटीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को भी यूज करें। तो इससे क्या होगा कि इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। द मेन एम इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। हम लोग का ये जो बात कर रहे हैं उतना देर से हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से हमारा सबसे बड़ा एम क्या अचीव होगा, तो फूड सिक्योरिटी होगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब हो गया खाद्य सुरक्षा। जब एक बहुत बिग पॉपुलस कंट्री है और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एक मतलब ये भी होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो कि उस देश के लोग आसानी से अनाज को खरीद सकें, आसानी से अनाज तक उनकी पहुंच हो, अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों चीज़ उनके पास हो। और इसी को हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं कि लोग आसानी से खाद्य खरीद सकें, फूड परचेज कर सकें। इट डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से फूड सिक्योरिटी या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हुआ और आज भी हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मीन्स क्रॉप ग्रोन इन स्मॉल होल्डिंग्स फॉर सब्सिस्टेंस। यहाँ पर ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर का सीधा मतलब होता है कि जो भी क्रॉप ग्रो किया जा रहा है वो सिर्फ
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सेस सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, तो एक बिग पॉपुलेशन वाली बिग कंट्री की बात कर रहे हैं लाइक इंडिया। तो इस देश में मोस्टली जो भी अलग अलग वैरायटी के एग्रीकल्चर होते हैं उसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर का चांसेस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। लैंड होल्डिंग्स एक के बाद दूसरे जनरेशन में धीरे धीरे वो लैंड होल्डिंग्स छोटा होता जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिवाइडेड होती चली जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लैंड होल्डिंग यानी कि फार्म एरिया छोटा हो जाता है, उस पर ट्रेडिशनल ही फार्मिंग हो सकती है, उस पर एग्रीकल्चर मॉडर्न टाइप का नहीं हो सकता है, मॉडर्न टूल टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि फार्म एरिया छोटा है। दूसरी बड़ी बात कि उस फार्म का एक एक इंच इस्तेमाल करने का कोशिश होता है, एक एक जगह से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश होती है। उसमें यह भी कोशिश होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस फैमिली के मेंबर्स ही लेबर वर्क करें उस एग्रीकल्चरल फार्म में। तो इसी तरह का इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंडिया में होता है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बोला गया कि लार्जर होल्डिंग्स वाला एग्जाम्पल में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आता है जहां पर फार्म साइज बहुत बड़ा होता है। सपोज दैट कि इंडिया का 1 हेक्टेयर एक किसान का लैंड होल्डिंग होगा, तो यूएसए में एवरेज लैंड होल्डिंग ऑलमोस्ट 250 और 300 हेक्टेयर होता है एक एक किसान के पास लैंड होल्डिंग। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लैंड होल्डिंग का कितना बड़ा फर्क पड़ता है उसमें एग्रीकल्चर करने में। जहां लैंड साइज छोटा है, जहां फार्म साइज छोटा है, वहां पर बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल टेक्निक्स नहीं यूज कर सकते हैं। जहां फार्म साइज बड़ा है वहां पर हम साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उस पर कंप्यूटराइज्ड तरीके से सॉइल का रिसर्च कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड मैपिंग के थ्रू उस बड़े 300-400 हेक्टेयर लैंड पे जो कुछ भी फार्मिंग हो रहा है उसमें हम उस मैपिंग से पता कर सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पर पेस्ट के लिए ज़रूरी है, कहाँ पर कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, उसके लिए विस्टिसाइड या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कहाँ कौन से केमिकल हमें इस्तेमाल करने होंगे क्योंकि फार्म साइज़ बहुत बड़ा है। तो वही चीज़ यहाँ समझाया गया। आइए अब हम लोग 2 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म्स। एक इंडिया का फार्म साइज और दूसरा यूएसए का। अ फार्म इन इंडिया, देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यूपी के गाजीपुर के आदिलाबाद विलेज की। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर, हैज़ फार्म लैंड ऑफ 1.5 हेक्टेयर। मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है और इसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन है। He purchased HYB seeds, land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, normally wheat, rice and pulses। ये HYB सीड्स यूज करता है, इसका ज़मीन फर्टाइल है और इस तरीके से ये एक साल में कम से कम 2 तरह के क्रॉप्स ग्रो करता है। इट मीन्स खरीफ और रबी सीजन, उसमें ये वीट, राइस और पल्सेस का कॉम्बिनेशन ग्रो करता है। He takes advice of his friends, elders as well as agricultural officers regarding farming practices। ये अपने फ्रेंड्स से, एल्डर्स से या फिर एग्रीकल्चरल ऑफिसर से एडवाइस लेता रहता है, सलाह लेता रहता है कि कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए, किस तरह से फार्मिंग करनी चाहिए, कौन से केमिकल फर्टिलाइजर कब और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। He takes a tractor on rent and tubewell irrigation on rent। ये ट्रैक्टर लेकर और इरिगेशन भी ट्यूबवेल से रेंट पे कराता है, रेंट पे। ठीक है, इसका मतलब कि ये इतना अमीर किसान नहीं है कि ये अपना ट्रैक्टर परचेज कर सके, ना ही ये इतना अमीर है कि अपने खेतों के लिए ये बोरिंग करवा सके। तो ये क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स या आसपास के जो दूसरे किसान हैं जो ऑलरेडी ऐसा बोरिंग कराए हुए हैं उनसे ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेट कर लेता है अपने खेतों को, उनको रेंट पे कर देता है। दूसरे के ट्रैक्टर विथ ड्राइवर को वो रेंट पे ले लेता है, हायर कर लेता है और अपने फार्म एक्टिविटीज़ को कर लेता है। He has 2 buffaloes and few hens. He sell milks in the cooperative stores। ये साथ में 2 बुफेलो और कुछ मुर्गियां भी रखा है। तो इसका सीधा मतलब है कि बुफेलोज की वजह से उसको मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है और हेंस की वजह से उसको 2 तरह के एग्स और मीट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है।
मिल्क को क्या करता है, ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर। ये मुन्ना लाल कोऑपरेटिव स्टोर में अपने मिल्क को सेल कर देता है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है, और इस तरीके से वो एग्रीकल्चर के अलावा मिल्क प्रोड्यूस भी कराकर उसको मार्केट में सेल करता है। ऑल द फैमिली मेंबर्स हेल्प हिम, इसके फार्म एरिया में या फिर मिल्क प्रोडक्शन या फिर हैंस के टेक केयर में हर एक जगह पर उसके फैमिली मेंबर्स उसको हेल्प करते हैं। समटाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय फार्म इनपुट्स। ये कभी कभी, क्रेडिट मीन्स लोन, कभी कभी लोन लेता है। वो लोन बैंक से हो सकता है, वो लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो मिल्क को सेल करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है और उसमें वो मिल्क सेल भी करता है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उसको लोन मिल जाता है, इजी लोन, और बैंक से भी लोन मिल जाता है। दोनों जगह से उसको कम इंटरेस्ट एनुअल पे करना पड़ेगा। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी टाउन्स सिंस लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी दे फोर्स टू सेल व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। गवर्नमेंट टेक्स सम स्टेप्स रिगार्डिंग दिस। इस तरीके से जो कुछ भी उसका प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, क्रॉप्स वाली बात हो, या फिर मिल्क का प्रोडक्शन हो, या फिर इवन हेंस वाला उसका मीट या फिर एग हो, तो ये सब कुछ वो नियर बाई मंडी में सेल करता है। ये मंडी एक पास के टाउन में है, से कनेक्टेड है, और इस तरीके से उस गांव में या उस शहर में कोई स्टोरेज हाउस नहीं है। तो इस मुन्ना लाल जैसे किसान को, जितने भी मुन्ना लाल जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं या स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स हैं, इन सभी को अपने जितने भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, वो सब कुछ उनको उस मंडी में सेल करना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज हाउस नहीं है, वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेफ नहीं रख सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जब उनके लिए फेवरेबल मार्केट कंडीशन होगा तब भी वो बेच सकते हैं, और जब नॉन फेवरेबल होगा, जब मार्केट में उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तब भी उनको वो फार्म प्रोडक्ट्स सेल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी वहाँ नहीं है। और इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ इसके लिए स्टेप्स उठा रही है और कोशिश कर रही है कि बहुत सारे जगहों पे, बड़े बड़े टाउन्स में स्टोरेज हो, जहाँ पर किसान अपने फार्म और नॉन फार्म प्रोडक्ट्स को उसमें स्टोरेज में रख सकें, और जब उनके लिए मार्केट में फेवरेबल कंडीशन हो तब वो उस स्टोरेज से निकाल कर उसको मार्केट में सेल कर सकें हायर प्राइस पे फॉर हायर प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन इंडिया की है। आइए अब हम लोग देखते हैं यूएसए का सिचुएशन। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ द इंडियन फार्म्स, अबाउट 250 हेक्टेयर्स। इंडिया में जो हम लोगों ने बात किया कि इंडिया में 1.5 हेक्टेयर है, तो यूएसए में एवरेज फार्म साइज क्या है, 250 हेक्टेयर। तो आप इस साइज को देखकर समझ सकते हैं कि वहाँ के किसान के पास कितना बड़ा लार्जर लैंड होल्डिंग है। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, मेजर क्रॉप्स आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। नॉर्मली फार्मर्स उसी जगह पर रिसाइड करते हैं, वहीं रहते हैं, अपने फार्म एरिया में ही रहते हैं, और मेजर क्रॉप्स में कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट प्रोड्यूस करते हैं। ये सब कुछ कमर्शियल क्रॉप्स में काउंट होता है। जॉय होरन, अब हम लोग जैसे इसमें मुन्ना लाल को डिस्कस किए थे, वैसे ही यहाँ पर एक किसान है, सपोज दैट उसका नाम जॉय होरन है। अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन लोआ स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। हम लोग यूएसए के लोआ स्टेट की बात कर रहे हैं, ये मिड वेस्ट में है, और ये फार्मर 300 हेक्टेयर का ऑनर है, इसके पास 300 हेक्टेयर लैंड है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर सोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ हिज क्रॉप। यहाँ पर बताया गया कि ये कॉर्न ग्रो करना चाहता है, और ग्रो करने से पहले वो इस चीज़ के लिए श्योर होना चाहता है कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज उसके इस कॉर्न प्रोडक्शन के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन में है कि नहीं। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट। वो और भी अलग अलग तरह के पेस्ट कंट्रोल के बारे में भी पहले से उपाय कर लेता है कि बाद में
उसका क्रॉप इतना मेहनत, उतने पैसे, फार्म इनपुट सब कुछ लग जाने के बाद कीड़े और मकोड़ों की वजह से, पेस्ट की वजह से उसके फसल बर्बाद नहीं हो, तो इस चीज़ को भी वो पहले से तैयारी करके रखता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स टू अ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। वो समय समय पर सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता रहता है, ताकि सॉइल का उसका पता चल सके कि सॉइल में किस किस तरह के कंपोजिशंस या फर्टिलाइजर्स की कमी है, जैसे नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, या फिर वो एसिडिक है नहीं है। तो सॉइल की टेस्टिंग के लिए वो लगातार उस सॉइल को भेजता रहता है। इट हेल्प्स हिम टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि वो साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम को अप्लाई कर पाएगा। इसका सीधा मतलब है कि सपोज दैट कि उसके फार्म में सॉइल के अंदर नाइट्रोजन या पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको सल्फर परचेज करना होगा। और इंडिया के किसान में ये फ़र्क होता है कि इंडिया के किसान सॉइल टेस्टिंग नहीं करा पाते। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. इस फार्मर के पास कंप्यूटर भी है और उसका कंप्यूटर उस देश के सैटेलाइट से लिंक है और उसको बराबर पिक्चर भेजता रहता है उसके फार्म एरिया का। तो फार्म एरिया उसका 300 हेक्टेयर है, 250 एवरेज था, और जॉय हॉर्न का 300 है। तो यहाँ 300 हेक्टेयर पे जाकर बराबर सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्जर फार्म एरिया है। तो इस फार्म एरिया पर वो सैटेलाइट से खींचे हुए पिक्चर्स के थ्रू डिसीजन लेना उसके लिए आसान होता है कि किस फार्म एरिया में कहाँ पर उसको कौन से फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, कौन से पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, और इस तरीके से उसके लिए फार्मिंग करना आसान हो जाता है। तो उस फार्मर के पास कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक भी है, और जो बराबर पिक्चर उसको भेजता रहता है। इट हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड। जहाँ कहीं भी इस 300 हेक्टेयर में उसको पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, उससे उसको डिसीजन लेना आसान होता है इस पिक्चर्स के थ्रू। ही यूजेज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करता है, जैसे ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब कुछ यानी मॉडर्न टूल टेक्निक्स के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। और फार्मिंग के लिए जितने भी अलग अलग मशीन्स यूज करना है वो भी मॉडर्न मशीन्स यूज करता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। ग्रेन्स भी वो स्टोरेज में सेफ रखता है या फिर डायरेक्ट डिस्पैच करके मार्केट एजेंसीज को सप्लाई कर देता है। और इस तरीके से द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। और यूएसए के फार्मर्स हम लोगों ने अभी देखा कि वो एक बिजनेसमैन की तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, जबकि इंडिया के फार्मर्स स्मॉल फार्मर की तरह एक एक्टिविटी करते हैं एग्रीकल्चर को, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट भी नहीं होता है। इसीलिए इंडिया के एग्रीकल्चर को इंटेंसिव बोला गया, जिसमें उनकी सिर्फ फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो पाती है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। मेरा नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट से होगा। क्या होगा आप गेस कीजिए, गेस करके मुझे कमेंट में बताइए। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा।